तो चलिए देखते हैं फिर थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया था, क्लियर है। तो आपका आगे चलते हैं। तो देखिए मैं कहाँ पे था आपका, देखिए ध्यान से, जैसे हमने आपका पढ़ा था, आपका एक तरफ चट्टान है तो चट्टान से आपका क्या निर्धारित होगा, आपका खनिज होगा। जहाँ जहाँ हमको खनिज मिलेंगे वहाँ वहाँ हमको क्या मिलेगा, उद्योग स्थापित होते हैं, क्लियर। क्योंकि उद्योगों का आधार क्या है, आपका खनिज ही है। जहाँ पर जिस प्रकार की खनिज मिलेगी वहाँ वैसे उद्योग होगा। यदि एक उद्योग लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई बड़ा उद्योग, तो वहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट मैंने बताया था, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में लगभग 1960 में स्थापित हुआ। उसके बाद से वो क्षेत्र क्या होगा, डेवलप होना शुरू हो गया। और पूरा भिलाई आपको पता है पूरा क्षेत्र क्या है, वहाँ पर आपका बहुत सारे उद्योग लगने शुरू हो गए और उस क्षेत्र का विकास होना शुरू हो गया। और इसलिए दुर्ग जिला को हम आपका देखेंगे तो काफी आपका दुर्ग आपका उद्योगों की दृष्टि से आपका क्या है, सबसे विकसित आपका क्या है, जिला है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो औद्योगिकरण होगा, जहां जहां औद्योगिकरण होगा वहां पर क्या शुरू हो जाएगा, नगरीकरण शुरू हो जाएगा आपका। तो जहां नगरीकरण होगा मतलब अब हम सब देख सकते हैं आपका, देखिए जैसे मैंने दुर्ग का एग्जाम्पल दिया था, दुर्ग जिला आपका सबसे ज्यादा क्या है, 22% की दृष्टि से हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा नगरीकृत आपका जिला क्यों है, दुर्ग। क्योंकि दुर्ग का कारण क्या है, नगर होने का, उसके पीछे उद्योग, उद्योग का कारण क्या है, खनिज, और उस खनिज का कारण क्या है, आपका चट्टान। उसको समझेंगे हम लोग आपका। तो आपका दुर्ग का आपका देखेंगे नगरीकरण है, और जहां जहां आपका नगरीकरण में हम आपका देखेंगे, दुर्ग के बाद रायपुर है, रायपुर के बाद आपका बिलासपुर, कोरबा है, उसके बाद बिलासपुर, फिर उसके बाद हम आपका देखते हैं कोरिया है, फिर दंतेवाड़ा है। ये सब आपके क्या है, प्रमुख जिले। यहाँ पर आपको देखेंगे क्यों आपके क्या नगरीकरण है, मतलब यहाँ नगर क्यों है। तो फिर से चलो देख लेते हैं, दुर्ग है, रायपुर, थोड़ा सा क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ना, रायपुर है, बिलासपुर है, कोरबा है, फिर आपका क्या पड़ेगा, कोरिया देखो, कोरिया भी नगरीकृत में आएगा, और दंतेवाड़ा। भाई दंतेवाड़ा आप लोग देखोगे, दंतेवाड़ा आप सभी जानते हैं, क्लियर है। प्रतिशत की दृष्टि से पढ़ना जाकर जनगणना में, तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोग एक बार और जाकर देखना। दंतेवाड़ा आप देखोगे, आपका दंतेवाड़ा क्या है, वो क्षेत्र पूरा आपका पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ना भाई, बस्तर में है आपका। आप लोग नक्सलाइट के नाम से काफी जान रहे होंगे, लेकिन वहां पर हमको मिलता है आपका क्या मिल रहा है, लौह अयस्क मिलता है। और लौह अयस्क मिलने के कारण वो क्षेत्र आपको क्या होगा, देखेंगे नगरीकृत 24% वहां पर क्षेत्र क्या है आपका, नगरी क्षेत्र, नगरी प्रतिशत है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखेंगे आपका। कोरिया में भी देखेंगे तो कोरिया में हमको यहाँ पर क्या मिलता है, कोयला मिलता है, इस वजह से क्या है आपका नगर है। कोयला मिलने के कारण यहाँ पर उद्योग है। दंतेवाड़ा मिलता है लोहा मिलने के कारण उद्योग, एनएमडीसी और एनएमडीसी कारण वहाँ पर आपके क्या होंगे, शहर बन गए। कोरबा को देखोगे, कोरबा जिला काफी अगर हम आपका देखें तो पिछड़ा हुआ एक जिला बोल सकते हैं, लेकिन कोरबा में हमको क्या मिलता है, वहाँ पर इतना खनिज मिलता है कि सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को देने वाला कौन है, वो कोरबा जिला ही है आपका। तो कोरबा में हमको क्या क्या मिलेगा, कोरबा में भी हमको कोयला मिलता है आपका। कोयला मिलने के साथ साथ हमको यहाँ पर और भी क्या क्या चीज मिलेंगी, आपका बॉक्साइट वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं ना, उनको भी देखेंगे। और उन सब के कारण वहाँ पर क्या लगा, उद्योग। बिलासपुर को हम आपका देखेंगे तो बिलासपुर के आसपास क्षेत्र में बहुत सारे आपके क्या है, आपके खनिज हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये क्षेत्र आपको क्या होगा, औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ गया है। यहाँ पर भी हम आपका सीपत देखेंगे, सीपत आपका क्या है, उद्योग है। और भी बहुत सारे यहाँ पर क्या है, आपका उद्योग देखेंगे। जब आप कहाँ जाएंगे, आपका सिरगिट्टी जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर, उन सब क्षेत्रों में। रायपुर भी इसीलिए आपका उद्योग की दृष्टि से डेवलप हुआ है। मेन कारण क्या है आपका, मतलब रायपुर भी नगर है, क्यों डेवलप हुआ है आपका नगर आपका, क्योंकि वहाँ पर आसपास क्षेत्र में हमको उद्योग है। एक ही कारण नहीं होता, लेकिन एक सबसे प्रमुख कारण आपका क्या होता है, वो आपका उद्योग। और उद्योग का कारण क्या है, खनिज। और दुर्ग तो मैं बता ही दिया हूँ, दुर्ग आपका क्यों है, क्योंकि दुर्ग में खुला है आपका भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट खोलने का कारण क्या था, क्योंकि वहाँ में कैसे खनिज मिलते हैं, लौह अयस्क है, और लौह अयस्क के माध्यम से आपका इस्पात हमने उद्योग आपका यहाँ पर बनाया हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग को। और उसके बाद जहाँ जहाँ नगर होगा, मैंने बताया वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, परिवहन हमको अच्छा होगा भाई, सड़कें अगर अच्छी होंगी वहाँ पर, ट्रेन वगैरह बहुत अच्छे चलेंगे। बस्तर में जाकर देखेंगे अधिकांश हिस्सों में वहां पर नहीं, लेकिन दंतेवाड़ा में देखना, वहां परिवहन के साधन हमको दिखाई देगा। दंतेवाड़ा में किरंदुल तक ट्रेन है, लेकिन आप जाएंगे आप नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, यहाँ ट्रेन है ही नहीं आज तक, ठीक है ना। क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण शिक्षा वगैरह यहाँ पर अच्छा होगा। भिलाई को आप जानते हैं आपका एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है आपका, क्लियर है। आप रायपुर देखें, बिलासपुर देखें, जहां जहां आपके बड़े बड़े शहर हैं वहां पर आपको शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य अच्छे अच्छे हमको हॉस्पिटल मिलेंगे, और रोजगार के साधन यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पन्न। और इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आपका कहाँ जाते हैं, आपके नगरीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। और इन दोनों के बीच जब आपकी जनसंख्या एक जगह दूसरी ओर आपका जाकर आपका निवास करते हैं, तो उसी को हम आपका क्या बोलते हैं, पलायन। और पलायन भी हमको पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न भी आपका पलायन से आया हुआ है। क्लियर है, चलिए समझ आ रहा है आप लोग को यहाँ तक।
चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्लियर है ना। तो हमको आपको अच्छा एक अप्रोच लेकर पढ़ना है, क्लियर। अब भूगोल को हम एकदम सामान्य दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे कि बस भूगोल पढ़ रहे हैं, बुक उठाए कोई भी मार्केट से लेकर बस उसको पढ़ रहे हैं, फैक्ट को याद कर रहे हैं। फैक्ट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं फैक्ट याद करना या याद करवाना, क्लियर, कोई टफ नहीं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से अगर क्लियर होंगी तो आप उन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्लियर यहाँ तक, ठीक। आप लोग कोई भी बुक उठाकर देखेंगे चैप्टर ऐसे ही बना रहता है, लेकिन वो चैप्टर ऐसे लिखने का वो लोग कारण नहीं बताएंगे, क्लियर है ना। वो कारण को हम यहाँ पर आपका पढ़ेंगे, क्लियर है ना। चलिए देखें, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, क्लियर है ना। तो हमारा सबसे बेसिक क्या चीज़ है आपका, रॉक। तो रॉक को हम आपका लेकर हम क्या करेंगे, पूरा हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका कवर करेंगे और आपके छत्तीसगढ़ का भूगोल यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, क्लियर। इतने ही टॉपिक पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ के भूगोल पे, जितना मैंने अभी आपका बोर्ड पे लिखा हुआ। तो चले देखेंगे ध्यान से। तो आपका सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक विषय है डे 3 का, वो आपका विषय है हमारा आपका भौतिक विभाजन। क्या है आपका, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन ये हमको पढ़ना है आपका, छत्तीसगढ़ का आपका क्या है, भौतिक विभाजन। तो पढ़ेंगे भाई, तो भौतिक विभाजन क्या है, तो भौतिक विभाजन सामान्य रूप से कुछ नहीं आपका, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक क्षेत्र है अलग अलग, उन भौगोलिक क्षेत्रों को हमने क्या किया है, जो उनकी विशेषताएं हैं हर क्षेत्र के अलग अलग, उन विशेषताओं के आधार पर हमने उसको क्या कर दिया, आपका बांट दिया है, वर्गीकृत कर दिया है, बाइफरगेट कर दिया। जैसे कि हमने आपको भारत में देखा, भारत में अपने हिमालय को पढ़ा होगा, एक तरफ गंगा का मैदान पढ़ा होगा, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा होगा, तटीय मैदान पढ़ा होगा, और फिर आपने द्वीपों को पढ़ा होगा, फिर स्थल को पढ़ा होगा। तो जो हमने इसको बांटा है भारत में, उनकी विशेषताओं के कारण हमने उनको बांटा, क्योंकि वो एक ही प्रकार की विशेषताएं रखती हैं। उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन किया गया है, और छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन 4 प्रकार से कैसे किया गया है, तो देखें ध्यान से। तो पहले हम मैप बना लेते हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे, उसके बाद एक एक चीज को हम आपका क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर। तो ये आपका क्लियर है मैप छत्तीसगढ़ को, आप लोग को बहुत फास्टली इसको बनाना ना, और अभी एकदम फाइन नहीं बनेगा तो भी चल जाएगा, आप लोग से आप आराम से ही बना सकते हैं। अब टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो भी चलेगा, लेकिन मेंस में आप लोग ध्यान रखेंगे, मेंस में मैप आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आप बनाएंगे जब मेंस लिखेंगे, अभी आप चल जाएगा। तो माना कि आपके एक रफली हमने डायग्राम बना दिया, छत्तीसगढ़ है, क्लियर है ना, क्लियर। ये छत्तीसगढ़, ठीक है ना। अब देखेंगे हम आपका छत्तीसगढ़ को, जब हम आपका देखते हैं कुछ इस तरह हमारा छत्तीसगढ़ है, और इसको हम आपका भौतिक विभाजन अगर हम आपका करें छत्तीसगढ़ का, तो किस प्रकार से इसका भौतिक विभाजन हम कर सकते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ का जब भौतिक विभाजन करते हैं तो इसको 4 भाग में बांटते हैं, और 4 भाग में हमारा जो पहला भाग है ये वाला पोर्शन, जो पूरा बस्तर संभाग, मैंने कल आप लोग को बस्तर संभाग पढ़ाऊंगा पिछला क्लास में, तो जो बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग को हम आपका किस में ले लेते हैं, आपका एक भौतिक विभाजन, लेकिन उसके साथ उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें कुछ क्षेत्र और जुड़ जाता है, 2 तहसील, राजनांदगांव के 2 तहसील मोहला और मानपुर भी जुड़ जाएगा, और उन 2 तहसीलों को भी ले लेंगे। तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग और राजनांदगांव का मोहला और मानपुर लिख लेंगे आप लोग, मोहला और मानपुर 2 तहसील, वो 2 तहसील भी इसके अंतर्गत आते हैं आपको, उसके पीछे भी कारण बताऊंगा क्यों आते हैं। और इस क्षेत्र को हम आपके एक भौतिक विभाजन में बांटते हैं, और इस भौतिक विभाजन का नाम है आपका दंडकारण्य का पठार। क्या है आपका, दंडकारण्य का पठार। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज, पूरा का पूरा दंडकारण्य पठार, आज पूरा बस्तर में आप लोग को समझाऊंगा, आज पढ़ लेगो तो आज पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो दंडकारण्य का पठार, इतने भाग को हम आपका कहते हैं। दूसरा, फिर हमने आपका यहाँ पर ऐसे कुछ बाइफरगेट के इतना क्षेत्र को, अब इतना क्षेत्र को हमने बांटा, तो जो पूरा बीच का हमारा जो भाग दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, जो यहाँ पर रायपुर संभाग है, यहाँ पर पूरा का पूरा दुर्ग संभाग है, और यहाँ पर पूरा का पूरा बिलासपुर संभाग। दुर्ग संभाग में जो राजनांदगांव जिला, उसके 2 तहसील को बस छोड़कर बाकी पूरा का पूरा तीनों संभाग को क्षेत्र को देखें तो इसको हम आपका क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहेंगे इसको, आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। तो दूसरा हमारा क्या है आपका भौतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला दंडकारण्य प्रदेश। अब हम आपका देखेंगे तीसरी हमको एक विशेषताओं वाले हमको एक क्षेत्र मिलता है, और इस क्षेत्र को जो आपका पूरा जसपुर जिला है, जसपुर के साथ यहाँ पर हमारा क्या पड़ेगा, आपका थोड़ा सा बलरामपुर और थोड़ा सा आपका सरगुजा, और इस क्षेत्र को हम आपका एक विशेष भाग में बांटते हैं, पाट प्रदेश, ठीक है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश इसका पूरा नाम है, क्या है आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो पाट प्रदेश को हम आपका देखेंगे आपका, तो हम आपका 3 हो गया आपका, एक तो दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, और आपका पाट प्रदेश। और चौथा ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। क्या कहलाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार।
क्लियर करेंगे, अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार मैंने आप लोगों को जब पहला लास्ट वाला क्लास में बताया था तो पूरा ये वाला क्षेत्र मैंने आपको पूरा ऐसा करके शेडो करके दिखाया था। इसको मैंने क्या लिखा था, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया इतने क्षेत्र को, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला दंडकारण्य, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा जसपुर सामरीपाट प्रदेश और चौथा पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा आपका कुछ फिक्स नहीं, पहला दूसरा ऐसा है। अब आपको ध्यान पे रखना है कि आपका कितना कितना प्रतिशत क्षेत्र पे है। तो मैप में तो दिख रहा है भाई, मैप में तो आपको साफ दिख रहा है सबसे बड़ा क्षेत्र क्या होगा, छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर दंडकारण्य का प्रदेश है, फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर आपका जसपुर सामरीपाट प्रदेश। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा आप एक डायग्राम बनाकर उसको याद कर लेंगे। इसके पूछने के चांसेस उतने कोई ज्यादा नहीं होता है, रेयर है कि आपको पूछा जाएगा कि उनका आपका क्षेत्र कितना है। मैं इसको रब करके बता देता हूँ। तो 4 प्रकार से है, तो इसको देखेंगे। तो पहला हम आपका देखेंगे दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार देखते हैं वो कितना आपका क्षेत्रफल में है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये भी आपको उतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको बस ध्यान रखना है। फिर पाट प्रदेश को देखेंगे और आपका पूर्वी बघेलखंड का, तो मैं आपको शॉर्ट में लिख दूंगा, लिए हूँ आप लोग पूरा लिखेंगे ना, पूर्वी बघेलखंड पूरा लिखेंगे। इसको आप लोग देखिए कितना कितना क्षेत्र में फैला है। तो एक तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग और 2 आपके तहसील के साथ यदि हम इसको मिलाएं तो इसका प्रतिशत निकल जाता है 28.61। और इसका यदि क्षेत्रफल देखेंगे तो 39,060 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमको क्या दिखाई देता है छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य का पठार। दूसरा हम आपका देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ का मैदान 50.34% क्षेत्रफल पर क्या है, फैला हुआ है। यदि हम इसका आपका क्षेत्रफल प्रतिशत पर है और क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से देखें तो 68,064, कितना है आपका 68,064। आपको याद होगा, आप लोग को एकदम दिमाग में एकदम बोझ नहीं रखना, लगभग 50% याद रखना, लगभग 30%। 40,000 इसका याद रखेंगे, 50,000 में तो आधा आप कर लेंगे, क्लियर है ना। फिर पाट प्रदेश को देखते हैं तो इसका प्रतिशत क्षेत्र है 4.59% है आपका। और यदि हम आपका इसका देखें आपका क्षेत्रफल तो 6028 आपका क्या है, आपका क्षेत्रफल में हमको दिखाई देगा वर्ग किलोमीटर पे। और पूर्वी बघेलखंड के पठार को यदि हम आपका देखेंगे तो ये हमारा है 16.16% है। और यदि हम इसका आपका क्षेत्रफल देखें तो 21,863 वर्ग किलोमीटर है, क्लियर। इतना आपको ध्यान पे रखना है। तो इतने इतने क्षेत्र में फैला है, मैप में भी आपको दिख रहा है। अब हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, डिटेल करेंगे और पूरा भूगोल यहीं पर हम आपका पढ़ेंगे। यहीं से आपका पूरा ज्योग्राफी में एक बार आप लोग को पूरा पढ़ा दूंगा, फिर एक एक टॉपिक वाइज करके पूरा पढ़ाऊंगा। तो क्लियर है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। मैं इसको याद नहीं करवा रहा हूँ, पूछने के चांसेस कोई खास नहीं है। जोड़ी मिलाओ पूछ सकता है, स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखो। बड़ा छोटा भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो आपको पता है, दिख भी रहा है ऐसे मैप में, क्लियर है। तो उसको आप लोग एकदम रट्टा मारने का प्रयास ना करें, एक बार पढ़ के छोड़ दें। अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसके पीछे एकदम जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्लियर है ना। चले आगे हम लोग। तो अब हम आपका देखते हैं दंडकारण्य के पठार को मैं आपको अच्छे से डील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद महानदी का मैदान, फिर आपका पाट प्रदेश, फिर पूर्वी बघेल, पूरा क्लियर करेंगे। इसी भूगोल को आज खत्म कर देंगे हम लोग, क्लियर है ना। फिर टॉपिक वाइज में पूरा पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग। तो हमारा पहला आपका टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। आप कॉपी में लिखे दंडकारण्य का पठार, में इसको क्या करूँ आपका रफ, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम आपका दंडकारण्य का पठार में क्या पढ़ना है भाई। दंडकारण्य के पठार में हमको आपका, तो देखेंगे तो दंडकारण्य के पठार, पहले तो आपको क्या करना है, मैप बनाना है अच्छे से, क्लियर है ना। तो आप लगभग कुछ ऐसा मैप बना लेंगे आप लोग, कुछ इस तरह। आपका क्या है, बस्तर का हम संभाग देखेंगे, पूरा बस्तर संभाग का मैप कुछ इस तरह से आपको। तो ये आपको पहले मैप में ध्यान रखना है। बताया था लास्ट क्लास में कितने जिले, इसमें आपके 7 जिले हैं। लेकिन वो 7 जिलों जो पढ़ रहे हैं वो आपके क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने भूगोल को देखा था। लेकिन अब वास्तविक हम आपका भौगोलिक, हम आपका भौतिक विभाजन के हिसाब से भूगोल को हम आपका पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले यदि हम आपका दंडकारण्य के पठार को देखें तो इसमें हम आपका पहले पूरा 7 जिले आएंगे और पूरा का पूरा जितने यहाँ पर तहसील है वो आएंगे। लेकिन साथ साथ राजनांदगांव का मोहला और मानपुर भी इसमें आपका शामिल है, उसको ध्यान पे रखना है। अब हम आपके इसको भौतिक विभाजन देखें, इसका नाम क्या पड़ा है, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। तो पहला तो आपको ध्यान से समझ आ रहा है क्या है आपका पठार। पठार बताया था मतलब आपका ऐसा ऊंचाई पर आपका जो होगा वो पठार है, जिसकी आपका 300 से 700 मीटर की क्या होगी, औसत ऊंचाई होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पठार। पठार में मैंने और क्या क्या बात बताया था, जहां अगर हम सिर्फ पठार पढ़ेंगे तो सिर्फ पठार नहीं, इसमें हमको कहीं कहीं पर जहां पर एकदम ऊंचाई होगा हम उसको क्या बोलेंगे, पर्वत का नाम देंगे। पठार होगा तो पठार का नाम देंगे। कुछ जगह क्या होगा, आपका नदियां अपर्दन कर देगी तो वहां पर हम आपको क्या पढ़ेंगे, मैदान भी पढ़ेंगे। वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मैदान। इसको पहले दिमाग में रखना है। सिर्फ पठार बोला है तो सिर्फ पठार ही नहीं होगा, उसमें पर्वत भी होगा, पठार भी होगा, मैदान।
उस पूरे क्षेत्र को भले हम पठार बोलते हैं, क्लियर है ना। लेकिन कहीं कहीं स्पेसिफिक पर्वत होगा, कहीं पठार भी होगा और मैदान भी होगा, जहाँ नदियाँ अपर्दन कर देंगी। दूसरा, जहाँ भी आपका क्या होगा, पठार होगा, वहां पर हमको याद रखना है कि हमको वहाँ फॉरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। वन होंगे, जहां वन होगा हमको वहां पर क्या मिलेंगे, हमको आपका वन्य जीव भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वन्य जीव। वन से हमको क्या प्राप्त होता है, वनोत्पाद प्राप्त होगा, आपका तेंदुपत्ता हो गया, लाख हो गया है, आपका महुआ हो गया है, आपका जितने भी वनोत्पाद है 52 अभी जो सरकार ने एमएसपी और उसके अलावा जो भी, तो वनोत्पाद भी मिलेंगे। और इस वन पर एक और आश्रित होते हैं आपके जनजाति, तो हमको यहाँ पर जनजाति भी ध्यान रखना है कि हमको क्या मिलेगा, आपको जनजाति। तो इतने चीजों को आपको दिमाग में लेकर पहले चलना है कि मुझे अभी इन सब चीजों को पढ़ना है। फॉरेस्ट में हम आपका देखेंगे, हम आपका विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट मैं पहले पिछले क्लास में बता दिया हूँ। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, आपका दंडकारण्य के पठार को साल वनों का क्या कहा जाता है, द्वीप। तो क्यों साल वनों का द्वीप हो, सब आंसर मिलेगा। तो कोई भी पठार पढ़ेंगे तो वन, वन्य जीव, वनोत्पाद, जनजाति बेसिक है, इनको ध्यान रखना। कोई ना कोई नदी निकलेगी जहां पर आपका पर्वत टाइप का मिलेगा, और जो आपका नदी अपर्दित नहीं कर पाएंगे वो पठार बनेगा, और नदियां जिसको अपर्दित कर देगी वो क्या बनेगा, आपका वो बनेगा आपका मैदान बनेगा। तो इतने दिमाग में इस सब चीजों को लेकर आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए ठीक है ना। अब देखते हैं इसका हम आपका भौतिक विभाजन कर दे रहे हैं आपका। तो भौतिक विभाजन में हम आपका देखेंगे इसमें हमको क्या क्या मिलेगा, सब चीज मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कालाहांडी का क्या है, पठार। और कालाहांडी पठार मतलब वहां पर कोई ना कोई एक पहाड़ी, वहां पर हमको एक पहाड़ी मिला, और इस पहाड़ी का नाम है मुंगेर पर्वत। क्या पर्वत है, मुंगेर। और मुंगेर पर्वत से हमको आपका एक नदी निकलता है, जहां मैं बताया नदी कहाँ से निकलेगा, कोई ऊंचा वाला स्थान होगा, मतलब नदी वहां से क्या होगी, निकलेगी। मतलब तो यहाँ पर मुंगेर पर्वत है, थोड़ा दूर में उड़ीसा में, और उड़ीसा से आपका क्या होगा, आपका नदी आपका प्रवाहित होना शुरू हुई, और आपका नदी कुछ इस तरह आपका बहना ये शुरू हो गया। आपका ये नदी बह रही है, आपका क्लियर है। नदी बहते बहते आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पर टर्न हो गई हल्का सा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, यहाँ से एक और बड़ी नदी आ रही है, उससे आपका क्लियर। और ये दोनों नदी क्या हो गए, आपस में मिल गए। अब ये दोनों नदी आपस में मिले, पहले तो खुद एक बहुत बड़ी नदी नहीं, लेकिन यहाँ के हिसाब से काफी लंबी नदी है ना, और ये खुद इसको क्या करी, अपर्दन करते हुए इस क्षेत्र को आ रही है। साथ में एक और बड़ी नदी मिल गई, और ये नदी दोनों मिलकर क्या हो गए, प्रवाह और बढ़ गया, और ये फिर अपर्दन करना शुरू कर देंगे, क्लियर। और ये अपर्दन करते हुए आपका छत्तीसगढ़ से क्या हो गया, ऐसे आपका बाहर आपका निकल गया। इस नदी का नाम है आपका इंद्रावती नदी। ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। इंद्रावती नदी, ये कौन सा नदी है आपका, इंद्रावती नदी, बस्तर की जीवन रेखा। इधर से कौन सा नदी आ रही है, आपका गोदावरी नदी। तो इसको समझेंगे, गोदावरी। दोनों इंद्रावती आपका किस में जाकर समा जाती है, आपका गोदावरी। फिर गोदावरी आकर इस क्षेत्र को अपर्दन करते हुए आगे निकल जाएगी। एक और हमको यहाँ पर पर्वत मिलता है, पर्वत का नाम है आपका कोरापुट पर्वत। कोरापुट जगह का नाम है आपका उड़ीसा का, और कोरापुट से फिर एक नदी आपका ऐसे बह रही है, और नदी बहते बहते आपका कहाँ जाकर मिल जाएगी, फिर वो आपका इस गोदावरी नदी पर। तो मतलब एक नदी तो आपका यहाँ से ऐसे बहते हुए आ रही है, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका बहाकर आपका इधर चल रही, मतलब पूरे इस क्षेत्र में साथ साथ इंद्रावती। यहाँ पर इंद्रावती कुछ दूर तक बहेगी, लेकिन यहाँ पर सीमा आपका इंद्रावती ही नदी बनाएगी, क्लियर, इसको ध्यान रखना। फिर आपका यहाँ से आपका क्या है, एक नदी बह रही, इस नदी का नाम है आपका सबरी नदी। क्या नदी है आपका, सबरी नदी। समझना है ना नदियों से इस चीजों को, क्लियर, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगला हम आपका देखेंगे, कल मैंने आपको यहाँ पर पाना बरस की पहाड़ी पढ़ाया था, आपका पाना बरस की पहाड़ी, और उसके साथ साथ हम गढ़चिरौली से होते हुए एक नदी आता है आपका शिवनाथ नदी। तो उन्हीं जो पहाड़ियों था, जो आपका गढ़चिरौली वाला जो पठार कल पढ़ाया था, उस पहाड़ से आपका एक नदी आ रहा है, और इस नदी का नाम है आपका, ये नदी है आपका कोटरी नदी। क्या नदी है आपका, कोटरी। तो तीन सबसे प्रमुख नदियों को आपको ध्यान रखना है बस्तर में। एक है आपका इंद्रावती नदी जो बस्तर की जीवन रेखा है, दूसरा नदी आपको याद रखना है सबरी नदी को याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरा याद रखना है आपको कोटरी नदी। ये सब नदी आपका गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, क्लियर। यहाँ तक मैंने पहले ही बताया नदी कहाँ से निकलेगी, पर्वत से। तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्वत होगा, उच्च स्थान है, यहाँ पर कोई ना कोई उच्च स्थान है। यहाँ पर नदियां जब बहती हैं तो आपका क्या बनेगी, या तो घाटी बना देगी, या तो क्या बनाएगा, मैदान। तो यहाँ पर जो भी आपका चट्टान पर्वत होगा उसको तोड़ते तोड़ते यहाँ पर इंद्रावती आसपास क्षेत्र को क्या करेगी, मैदान बनाना शुरू करेगी। यहाँ पर पूरा मैदान दिखाई देगा, ठीक है ना, कहीं कहीं पर मैदान, कहीं कहीं पर घाटी। ये भी नदी क्या करेगी, मैदान बनाएगी, ये भी नदी क्या करेगी, मैदान, और ये भी नदी हमको क्या बना कर देगी, आपका मैदान। और जब कोई भी नदी किसी भी पठार को यदि अपर्दन करती, मतलब वहां के चट्टान और वहां पर आपका चीजें आपका क्या हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा, उसको आपको ध्यान पे रखना है। और दूसरी बात, नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा में हम आपका देख कर बता सकते हैं कि ढलान किस ओर है।
आप भी बता सकते हैं, आप एक बॉटल पानी कहीं डालकर देख लीजिए, आप फिर लेवलिंग करते हैं, जब आपका घर में टाइल्स वगैरह लगाया जाता है तो ढलान देखा जाता है किस ओर ढलान है, तो नदियों के प्रवाह से पता चल जाता है कि उस क्षेत्र का ढलान किस ओर है, और ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत गलत करते हैं लोग। तो आप में से मुझे अधिकांश लोग मुझे बताएंगे, अधिकांश के सभी बताएंगे कमेंट करके कि बस्तर का जो आपके दंडकारण्य का पठार है उसका ढलान किस ओर है। मैं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको बताएंगे। तो पहले इतना ध्यान रखना है, क्लियर है। नदी हो गया, प्रमुख नदी, छोटी छोटी नदियों को नहीं देख रहे हैं, कोई उतना महत्व नहीं। अब इसी के आधार पर इसका क्या हो गया, भौतिक विभाजन। कोई भी भूगोल जो आपका विद्वान है, जो भौगोलिक विद्वान है, उसी आधार पर अब इसको क्या करेगा, आप देखना कैटेगराइज करेगा, क्योंकि आधार भी यही है ना उसका, और आपका होगा भी ऐसे। अब देखो ये वाला क्षेत्र बच गया मेरे पास, एक ये क्षेत्र बच गया और एक ये क्षेत्र बच गया, और यहाँ आसपास की है नदी। अब देखेंगे जब ये नदी बह रही है और ये वाला पूरा क्षेत्र आपका देखेंगे, तो इन क्षेत्रों को हम आपका इसको आपका नाम दिए हैं, ये वाला पोर्शन, ये कोंडागांव जिला, कांकेर जिला का कुछ भाग है, ये बस्तर जिला का, ये पूरा बस्तर जिला यहाँ से यहाँ तक बस्तर जिला का कुछ भाग, और एक छोटा सा क्षेत्र आपका नारायणपुर क्षेत्र, और नारायणपुर क्षेत्र का भी आपका जो नारायणपुर जिला है आपका, वहाँ पर वाला क्षेत्र। इतने भाग को हमने यहाँ पर इसका एक नाम दिया, और इस नाम दिया इसको आपका पठार का। ये क्या है आपका पठार, ऊंचा उठा हुआ है, और इसलिए इस पठार का नाम है बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार। तो बस्तर का कौन सा पठार है आपका, पूरा का पूरा बस्तर संभाग है, या दंडकारण्य बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार, मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर, इसलिए इसका पूरा नाम है आपका बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार। एक पठार हो गया, पूरा का पूरा दंडकारण्य पठार है, और इसको हम बोलेंगे बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार, क्योंकि बस्तर जिला है उसके उत्तर पूर्व में है। अब जो बच गए, ऊपर नदी है, इधर नदी है, इधर नदी, बीच वाला भाग बचा है। अब ये बीच वाला भाग को देखना है आपको। अब बीच वाला भाग जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका क्या हो रहा है, आपका ये बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या है आपका ये पठार है, यहाँ पर भी क्या है आपका एक पठार है ऐसा। और इस पठार को हम आपका क्या कहेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, ये पठार आपका क्या कहलाएगा, इस पठार को हम आपका नाम दिए हैं बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, या इसको हम आपका बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। तो यह आपका बस्तर का पठार एक भाग, दूसरा भाग होगा बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार। अब हमारा एक और बच गया, क्या क्षेत्र है आपका, क्या क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला नदी किस पार बच गया। अब इस पार नदी के क्षेत्र में हम आपका क्या देखेंगे, तो इस पार नदी के हम आपका जब क्षेत्र देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र आपका, इधर गढ़चिरौली आपका पूरा पठार है, इधर आपका तेलंगाना का पठार है, और ये वाला आपका बस्तर का पठार उत्तर पूर्वी, और यहाँ पर क्षेत्र में बहुत घने हमको क्या दिखाई देंगे, जंगल दिखाई देंगे, और इसलिए ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, अबुझमाड़ का पर्वत, अबुझमाड़ का पर्वत। ये पर्वत हमको आपका क्लियर रखना है दिमाग में, एकदम दिमाग में क्लियर रखना है। बस्तर आज के बाद आपसे कभी छूटेगा नहीं। तो आपका जब बस्तर देखेंगे तो बस्तर में ऊपर से आ रहा है कोटरी नदी। मैंने बताया कोटरी नदी क्या बनाएगी, मैदान बनाती है। कोई भी नदी है तो क्या बनाएगी, मैदान। और इसलिए जब कोटरी नदी ऊपर से बह कर आ रही पहाड़ से, और जब एक कांकेर के आसपास यहाँ पर बहती है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, माना कि पूरा क्षेत्र है ना आपका ऐसा, कांकेर जिला ऊपर बॉर्डर बना दिया, तो ये पठार थोड़ा सा यहाँ तक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका पूरा पठार है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आसपास क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया है आपका, मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ये वाला क्षेत्र क्या बन गया है, मैदान। और इसलिए यहाँ पर एक मैदान हमको पढ़ने मिलता है, और इस मैदान का आपका नाम क्या है, आपका कांकेर का मैदान या कांकेर बेसिन। और इस कांकेर बेसिन में हमको कुछ जगह मिलेंगे, जैसे पखांजूर हम आपका जाएंगे तो उस क्षेत्र में हम आपका देखेंगे थोड़ा सा मैदानी इलाका हमको देखने मिलता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या है। बंगालियों को वहाँ पर बसाया गया था जब आपका क्या हो गया था, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तब, क्लियर, बंटवारे के बाद। तो इसलिए हम आपका देखेंगे यहाँ पर हमको कुछ मैदान मिलेगा, और इसलिए इस मैदान का क्या नाम है आपका, कांकेर का मैदान। तो कोटरी नदी पर कौन सा मैदान है, कांकेर का मैदान है। उसी को परलकोट क्षेत्र बोलते हैं, उसी को कांकेर बेसिन भी कहा जाता है, या कोटरी बेसिन भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा कोटरी बेसिन बस्तर के किस क्षेत्र में, तो आपका इस क्षेत्र में है, उत्तर, और कहाँ है, पश्चिम में। किस नदी पर है, तो आपका कोटरी नदी पर, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, ये इंद्रावती नदी है, तो इंद्रावती नदी भी क्या होगा भाई, जब आपका बह रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा आपका, इन जो क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र आपका क्या बनेगा, आपका मैदान होगा। यहाँ पर भी ये क्षेत्र आपका क्या होगा, मैदान। और इसलिए आप देखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से पोर्शन, यहाँ पर हमको देखेंगे जब आप बस्तर जाएंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, मैदान। और मैदान जब दिखाई देता है, और इसीलिए जहाँ जहाँ मैदान है वहीं पर आपका क्या होंगे, आपकी जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी, और वहीं पर आपके क्या होंगे, लोग बसेंगे। और इसलिए यहीं पर आपको एक नगर है, इस नगर का नाम है आपका जगदलपुर। क्या है आपका,
जगदलपुर। जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे है आपका। क्यों बस है? कारण क्योंकि मैदान बना दिया है। आगे जाएंगे तो हमको यहीं पर पड़ेगा गीदम। क्या पड़ेगा आपका? गीदम। गीदम कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो दंतेवाड़ा भी पड़ेगा। क्लियर? तो दंतेवाड़ा भी आसपास क्या है आपका? यहीं पर आपका थोड़ा मैदानी इलाका हमको मिलेगा, मतलब ये आपका पूरा मैदानी इलाका आकर जाएंगे। आगे जाएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा भोपालपट्टनम, और भोपालपट्टनम भी क्या मिलेगा हमको? आपका थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र मिलेगा। और इसलिए जब आगे आप लोग सड़क पढ़ेंगे तो यहीं पर एक सड़क हमको मिलेगी। आप लोग पढ़ते हैं, रटते रहते हैं, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। यहीं पर जब आप लोग सड़क पढ़ते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे भोपालपट्टनम से होकर आप ऐसे जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बीजापुर से लेकर गीदम होते हुए ये नेशनल हाईवे आपका क्या है बताएंगे आप लोग? बताओ कमेंट करके, अगर अभी पता है तो तुरंत। तो उसका नेशनल हाईवे है आपका 63। और नेशनल हाईवे कहाँ बनेगा? सड़क कहाँ बनेगा? अभी पहाड़ के ऊपर से थोड़ी सड़क बना देंगे हम लोग। अरे भाई जहाँ मैदान मिलेगा, जहाँ जो मैदानी क्षेत्र होगा वहीं तो सड़क बनाएंगे ना। और मैदान कौन बनाने का काम करता है? नदी बनाने का काम करता है, क्योंकि पठार पे तो हम चढ़ा ही नहीं सकते, हम आपका रोड बना ही नहीं सकते। क्लियर है ना? और रोड बनेगा बड़ा मुश्किल से, जैसे केसकाल घाटी भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमको चीज़ों को समझना है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर भोपालपट्टनम है, गीदम है, जगदलपुर, मतलब इन क्षेत्रों पर हमको क्या मिलेगा? मैदानी भाग। और इंद्रावती ने क्या बना दिया है? मैदान। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या बताओ इंद्रावती नदी यही से ऐसा क्यों बह रही है आपका? क्या कारण है कि बीचों बीच आपका यहाँ पर बह रही हो? ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी। वो ऊपर नीचे इसलिए नहीं गई क्योंकि ऊपर और नीचे क्या है आपका? पठार है। और ये दोनों पठार की संरचना कैसी देखो, पठार आपका कुछ ऐसा बना हुआ है और ये आपका कुछ ऐसा। ये पठार है बस्तर का उत्तर पूर्व पठार और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और बस्तर का उत्तर पूर्व पठार। और इस बीच में आपका नदी को क्या मिला है? गैप मिला है। और इस नदी को क्या कि दोनों पठार के बीच में तोड़ते हुए, अपर्दन करते हुए क्या बना दिया? आपका मैदान। और इसलिए यहाँ पर भी एक स्लोप मिलेगा, यहाँ पर भी एक स्लोप मिलेगा। जब आप लोग कभी गए होंगे बाय द वे बस्तर तो देखे होंगे, जब आप केसकाल घाटी चढ़ते हैं तो आप ऐसे पूरा ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर ऊपर ही रहते हैं, पूरा कोंडागांव एकदम आप ऊंचाई पर रहेंगे पठार पर। लेकिन बस्तर के पास देखेंगे तो आपकी गाड़ी का ढलान आपका थोड़ा सा क्या होता है? नीचे जाते जाते बहुत मंद होता है। आपको कई जगह ढलान बहुत ज्यादा मिलेगा, कहीं मंद मिलेगा, लेकिन आपका कारण वही है आपका, क्योंकि वो ढलान नीचे जा रहा है, मतलब वहां पर हमको क्या मिलेगी? नदी। और नदी कारण हमको इस तरह घाटी, घाटी बहुत बड़ा, इसलिए क्या हो गया आपका? मैदान हो गया। इसको ध्यान पे रखना है। और इसलिए आपका इंद्रावती नदी इसके बीचों बीच क्या हो रही है? आपका बह रही है। क्लियर है? आया समझ? तो यहाँ पर बीच में हमको कुछ मैदानी भाग मिलेगा, ठीक। यहाँ पर पूरा पठार है, मतलब यहाँ पर पठार में देखना हमको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। वहीं पर हमको वन्य जीव मिलेंगे। यहीं पर हमको क्या मिले? जनजाति। और उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र जनजातियों के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको क्या जनजाति मिलेगा? मुड़िया जनजाति मिलेगा। और मुड़िया जनजातियों के सब आपको क्रियाकलाप हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मुड़िया जनजाति हम देखेंगे, यहाँ पर भी है, लेकिन बेसिक रूप से हम लोग यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। क्लियर है? एक मैदान ये हो गया। अब देखो यहाँ से गोदावरी नदी आ रही है, बड़ी नदी है, साथ में इंद्रावती। तो ये क्षेत्र बताओ, ये क्षेत्र क्या होगा? मैदान बनेगा ना, नदी है तो ये क्षेत्र भी क्या कहलाएगा आपका? देखो ये मैदानी भाग है आपका। और ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ये आपका सबरी नदी आपका इसको भी तोड़ रही है, और उसकी कुछ कुछ सहायक नदी है, मतलब ये भी क्या है आपका? मैदान है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान आपको समझना है ना। और इधर बड़ी नदी, मतलब इधर आपका क्या है? इसकी मैदान की चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर केवल एक छोटी सी सबरी नदी, इसलिए मैदान की चौड़ाई क्या है आपका? कम। और इस तरफ हमको ज्यादा बड़ा मैदान मिलेगा और इस तरफ हमको छोटा मैदान मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है। और यहीं पर हमारे बहुत सारे आपके क्या है? आपके नगर हैं, हमको यहाँ पर बहुत सारे शहर मिलेंगे, दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर जनसंख्या अच्छी रहेगी। और यहाँ नीचे जाएंगे तो इस क्षेत्र में भी हमको आपका इधर सुकमा वाला जो कोंटा जो आपका जो क्षेत्र है, जो कोंटा तहसील, वहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर भी हमको जनसंख्या अच्छी खासी दिखाई देगी एज कम्पेयर टू इस बीच वाले क्षेत्र में। सबसे कम जनसंख्या आप लोग मुझे बताओ पूरे बस्तर में हमको कहाँ दिखाई देगा? तो सबसे कम जनसंख्या हमको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ी है और पहाड़ में लोग आपका निवास नहीं करते। रहेंगे जनजाति लोग, लेकिन काफी कम मात्रा में रहेंगे। दूसरा हमको जनसंख्या इस वाले क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर सब सुविधाएं मिल रही है इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या। और तीसरा इन क्षेत्रों में हमको आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर थोड़ा सा होगा और यहाँ पर कम। क्लियर है? तो अभी आप लोग को जनसंख्या भी पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। जैसे बस्तर में हम पढ़ेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है? पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो कारण है यहाँ पर है आपका, ये है नारायणपुर। कांकेर के नीचे जस्ट नारायणपुर पढ़ाया, तो नारायणपुर पूरा भुजमाड़ की पहाड़ी है, और इसलिए वहां पर सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जिला भी क्या है? नारायणपुर। कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजें अगर क्लियर रहेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? यहां तक बन जाएगा? तो चलिए, यहां तक क्लियर होगा आपको।
अब आपको देखना है, आपको पहले तो ध्यान होगा। तो अब बताइए बस्तर आपका कितने भागों में बटा है, मतलब दंडकारण्य पठार कितने भागों में बटा है? तो दंडकारण्य आपका पठार बटा हुआ है। पहला है बस्तर का पठार, दूसरा उत्तर पूर्व का पठार, तीसरा अबुझमाड़ की पहाड़ी हो गया, चौथा है आपका कांकेर बेसिन और पांचवा है आपका बस्तर का मैदान। इसको भी हम बस्तर के मैदान में ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा बस्तर, मतलब आपका दंडकारण्य पठार कितने भागों में बटा है? 5 भाग में। मैंने भी बताया पठार पढ़ेंगे पूरे क्षेत्र को, लेकिन वहां पर पर्वत भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, मैदान। तो इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ से इंद्रावती नदी बह रही, मतलब ऊपर पठार नीचे पठार, मतलब 2 आपके पठार है और दोनों के बीच आपका स्लोप कुछ इस तरह से। तो यहाँ से कुछ नदी आ रही है, यहाँ से कुछ नदी और बीच में नदी बनाकर घाटी बनाकर आगे निकल रहे, और यहाँ पर आपका कुछ निकल गया आपका, यहाँ पर मैदान बनाया, लेकिन यहाँ पर चट्टान बहुत कठोर है, इसलिए यहाँ पर घाटी बनेगा, भी पढ़ेंगे घाटी, और इस तरह से बन गया। क्लियर। अब हम आपका देखेंगे ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब हम आपका बस्तर का पठार है, तो पठार आपका जब हम देखेंगे कुछ इस तरह से होता है पठार। तो ये आपका सामान्य देखेंगे तो आपका मैदान है। जब हम आपका धमतरी जिला जाएंगे, धमतरी और कांकेर के आसपास, तो थोड़ा सा मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका से हम आपका जब ऊपर ऐसे चढ़ते हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है? घाटी मिल रहा है। और इसी घाटी के आसपास हम आपका देखेंगे, इस घाटी का नाम क्या है? जो दंतेवाड़ा आपका कोंडागांव जिला पे है, आपका जो केशकाल तहसील पर है, इसी को बोलते हैं आपका केशकाल घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केशकाल घाटी पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे घाटी हैं, इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पर फूल हमको आपको मिलते हैं, इसलिए इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और इसको आपको घाटी हमारा इंपॉर्टेंट है, केशकाल घाटी। तो पहला बस्तर में आपको इतना चीज़ों को क्या करना है? ध्यान पे रखना है, पहले समझना है इसका भौतिक विभाजन कैसा, वो लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन आपको और अच्छे समझना है। क्लियर है? बन जाएगा, इसको समझेंगे। अभी आगे और भी चीज़ पढ़ना है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, सबका कॉन्सेप्ट अभी लेते हुए चलूंगा मैं। चलिए देखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, देखेंगे। अब मैंने बताया था हमको पूरा भूगोल पढ़ना है, तो भूगोल हम किस तरह से लेकर जाएंगे? हम पूरा पहले चट्टान को पढ़ेंगे, चट्टान के साथ सभी चीज़ों को देखेंगे। तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे किस किस टाइप का चट्टान। कल मैंने चट्टान आपको ओवरव्यू दे दिया था एक बार लास्ट क्लास में, लेकिन हम चट्टान को यहाँ बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि पीएससी आपका कई बार पूछ चुका है कि कहाँ कौन सा चट्टान पाया जाता है, कहाँ कौन सा चट्टान नहीं पाया जाता। और हम एक जर्नल मैप में पढ़ ले तो हमको कन्फ्यूज होते रहता है, हाँ ये मिलेगा नहीं, हाँ मिल जाएगा ऐसा करके। तो आपको बहुत अच्छे समझना है, तो देखेंगे ध्यान से। तो पहला हमारा आपका दंडकारण्य पठार में हम आपका क्या देखेंगे? चट्टानों को देखेंगे। कौन कौन से चट्टान मिलते हैं भाई यहाँ? तो देखो पहला हम आपको देखे तो यहाँ पर हम पूरे क्षेत्र में हमको कौन सा चट्टान मिलेगा? आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। तो पहला हमारा आपका चट्टान है आपका आर्कियन चट्टान। क्या मिलेगा? आर्कियन क्रम की चट्टान। तो पूरे आपके बस्तर में आपका बिखरे हुए रूप में हमको मिलेगा, कहीं संकेंद्रित नहीं है कि यहीं से मिलेगा। आपका यहाँ पर भी आर्कियन है, यहाँ पर भी आर्कियन है, यहाँ पर भी आर्कियन, यहाँ पर, मतलब सबसे नीचे आपका जो चट्टान है सबसे प्राचीन चट्टान है, लावा से बना हुआ चट्टान है। मतलब हमको यहाँ पर क्या है? आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। लावा के ठंडे होने से ना, जमीन के अंदर वाला लावा के अगर ऊपर लगे, लावा जमीन के ऊपर आ जाए, ठंडा हो जाए, तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो आर्कियन क्रम की चट्टान पूरा कहाँ कहाँ मिलेगा? पूरा हमको कहाँ मिलेगा? बस्तर पे मिलेगा। दूसरा हम आपका देखेंगे क्या और प्रमुख चट्टान है। अच्छा, आर्कियन चट्टान से कुछ खनिज हमको मिलता है क्या? चलो खनिज को देखेंगे, पहले चट्टान को देख लेते हैं। दूसरा हम आपका चट्टान देखेंगे, कौन सा चट्टान है? आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो हमारे बस्तर के पठार में, दंडकारण्य पठार में धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगा। और ये आपका पूरा सुकमा जिला से लेकर आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, आपका नारायणपुर और आपका कांकेर, इतने पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या मिलेगा? धारवाड़ की क्रम की चट्टान। अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या है? आपका कौन सा चट्टान और भी मिलता है हमको? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां नदियां अपर्दित करती है, मतलब वो क्या करेगी? कोई भी नदी जब चट्टान को तोड़ेगी तो अपने आगे पीछे आपका ऐसे फैला देती है पूरा। किसको फैलाएगी? चट्टान के टुकड़ों को। फिर उसके बाद फिर आपके लंबे समय बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, और ऐसे करते करते बहुत समय बाद वो क्या करती है? बहुत सारे कंकड़ पत्थरों का एक लेयर बना देती है, और बाद में क्या रूप ले लेते हैं? चट्टान का रूप ले लेंगे, बदल जाएंगे वो। और इसलिए वो आपका देखेंगे जहां जहां हमको नदियां दिखाई देंगी वहां पर हमको कुछ अलग प्रकार का चट्टान दिखाई देगा। और इस क्षेत्र में देखो, कोंडागांव का नीचे और बस्तर को ऊपर वाला भाग ये क्षेत्र में, इधर बीजापुर और इधर नीचे आपका सुकमा, तो यहाँ पर भी हमको कुछ आपका अलग चट्टान मिलता है, और चट्टान का नाम है कडप्पा। कल मैंने कडप्पा आपको बताया होगा कि ऊपर बीच वाले में मिलता है, लेकिन कडप्पा यहाँ भी मिलेगा। कडप्पा बस्तर के या फिर दंडकारण्य के पठार में भी हमको कडप्पा चट्टान पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ हमको एक और चट्टान मिलता है, दक्कन या लावा बोल सकते हैं। लावा, ये भी लावा से बना है, लेकिन लावा बताया था ना, 2 प्रकार के लावा से बनेगा। यदि भूपर्पटी के नीचे लावा अगर ठंडा हो गया है तो इसका ठंडा होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, इसकी प्रकृति बदल जाएगी और ये कहलाएगा आर्कियन चट्टान। लेकिन यहीं पर अगर लावा भूपर्पटी के ऊपर आकर ऐसे बिखर गया आपका,
तो बताओ ये लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसकी प्रकृति बदल जाएगी, जल्दी टूटेगा फूटेगा और यहाँ से मिट्टी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ का लावा बदलेगा, मतलब यहाँ पर आपका अलग चट्टान मिलेगा, अलग मिट्टी बनेगा और इसको हम आपका लावा भी बोल देते हैं और आपका इसको दक्कन भी बोलते हैं। तो आपका बस्तर के पठार में या दंडकारण्य के पठार में कितने प्रकार के चट्टान मिलते हैं? पहला मिलता है आर्कियन, पूरे बस्तर में मिलेगा, पूरा बस्तर। कहाँ मिलेगा? पूरा बस्तर। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे, पूरे बस्तर में क्या मिलेगा? आर्कियन चट्टान। धारवाड़ कहाँ मिलेगा भाई? धारवाड़ आपको जिलों के नाम याद रखना है, कहाँ कहाँ मिलेगा। तो धारवाड़ मिलेगा पहला सुकमा, चले मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे ना। सुकमा कहाँ मिलेगा? सुकमा में हमको कुछ क्षेत्र में हमको पाया जा रहा है ना, ठीक है। दूसरा मिलेगा बस्तर, बस्तर में भी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में भी हमको क्या मिलेगा? आपका धारवाड़ चट्टान। तीसरा दंतेवाड़ा से लगा हुआ आपका बीजापुर वाला भाग में भी हमको कहीं कुछ आपके जगहों पर हमको पाया गया है कि यहाँ पर भी धारवाड़। तो सुकमा, दंतेवाड़ा है बीच में, फिर आपका है बीजापुर, इन 3 जिला। अब उसके बाद ऊपर जाएंगे तो नारायणपुर, नारायणपुर में भी हमको क्या मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है नारायणपुर। और नारायणपुर के बाद हम ऊपर जाएंगे तो कांकेर, कांकेर जिला में भी हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कांकेर जिला में हमको धारवाड़ चट्टान। मतलब 7 जिला में से 5 जिलों में हमको क्या मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। और आपका 2 जिला आपका क्या है? वहां पर हमको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जिला में नहीं, आपको पूरा एक संकरी पट्टी यहाँ पर गई हुई है और इन क्षेत्रों पे हमको आपका धारवाड़ क्रम मिलेगा। मतलब जिला में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मिलेगा, पूरा का पूरा जिला धारवाड़ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको छत्तीसगढ़ आपका बस्तर जो संभाग है या दंडकारण्य का पठार के 5 जिलों में, तो 5 जिलों के आप नाम लिख लेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी। तो धारवाड़ कितने जगह मिल रहा है? 5। अब देखते हैं कडप्पा, कडप्पा चट्टान कहाँ कहाँ मिलेगा? कडप्पा चट्टान तो देखो, कडप्पा चट्टान यहाँ आपका कोंडागांव और ये वाला बीच वाला ऊपर तो पठार है कोंडागांव, लेकिन आधा कुछ भाग आपका क्या मिलेगा? आपका इंद्रावती नदी बह रही और नीचे आपका क्या है? बस्तर। तो हमको कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो कोंडागांव में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कोंडागांव में। फिर कहाँ मिलेगा? आपका बस्तर में भी मिलेगा, बस्तर जिला में भी क्या मिलेगा? कडप्पा। उसके साथ साथ हम आपका देखो ये आ रहा है भाई इंद्रावती नदी, तो ये बीजापुर वाला क्षेत्र है। तो बीजापुर में भी आपका क्या पाया जाता है? आपका बीजापुर में भी क्या मिलेगा? आपका कडप्पा। ये गलती हो सकता है कभी भी अगर पूछा जाए एकदम माइक्रो लेवल पे कडप्पा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग मैदानी भाग को लगा कर आ जाएंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे भी कडप्पा पाया जाता है, कोंडागांव पाया जाता है, बस्तर में पाया जाता है, बीजापुर में भी क्या पाया जाएगा? कडप्पा की चट्टान पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नदियाँ। अब हम आपका देखेंगे दक्कन और लावा से भी क्या चट्टान है हमारे यहाँ। तो आपका कोई खास यहाँ पर हमको साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हमको कोंडागांव में साक्ष्य मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कोंडागांव में हमको क्या मिलता है? आपका बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट। और साथ साथ कांकेर वाला क्षेत्र, तो कोंडागांव और आपके कांकेर के बीच में एक बुधियार माही जगह का नाम है, उस जगह के नाम पर हमको वहां पर क्या मिल रहा है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट वही मिलेगा जहां दक्कन टाइप का क्या होगा? चट्टान होगा, लावा टाइप का चट्टान होगा। मतलब दक्कन और लावा हमको कोंडागांव और कहाँ मिलेगा? कांकेर। इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि हम आपको जर्नली क्या समझते हैं? दक्कन कहाँ मिलेगा? केवल पाट प्रदेश में मिलेगा, जसपुर में मिलेगा, आपका सरगुजा मिलेगा, कोरबा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका यहाँ पर भी क्या मिलता है? आपका दक्कन या लावा की चट्टान मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉक्साइट भी क्या होता है? प्राप्त होता है। तो समझना आपको। तो चट्टान कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? 4। आर्कियन भी मिलेगा, पूरे बस्तर पर है, 5 जिलों पे धारवाड़ है, कुछ ना कुछ कहीं जगह कडप्पा आपके 3 जिलों पर है, और दक्कन आपका लावा 2 आपके जिलों पर मिलेंगे। अब मैंने पढ़ाया था चट्टान से बताओ भाई क्या बनता है? खनिज। तो खनिज को देख लेते हैं, खनिज हमको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो बताओ आर्कियन से कोई महत्वपूर्ण खनिज मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जैसे कुछ कुछ खनिज है, जैसे फेल्सपार है, सिस्ट है, माइका है, अभ्रक है, ये सब हमको मिलता है। तो अभ्रक हमको मिला है, तो उसको हम आपका देखेंगे कहाँ मिला है। तो चलिए देख सकते हैं आपका अभ्रक, पहला ही देख लेते हैं भाई। चलो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, आप लोग आर्कियन से लिखेंगे, आप लोग ऐसा लिख लेंगे आर्कियन। क्लियर? आर्कियन देखो आपका अभ्रक, अभ्रक आपका धारवाड़ से भी बनता है ना, जरूरी नहीं कि आर्कियन से, आपका धारवाड़ में भी मिलेगा। तो कहीं कहीं जहाँ धारवाड़ और आर्कियन मिक्स होता है वहाँ तो अभ्रक मिलता है। तो अभ्रक कहाँ मिलेगा भाई? बस्तर में। तो आपका अभ्रक मिलेगा गोल्लापल्ली, गोल्लापल्ली जगह का नाम है, गोल्लापल्ली दरभा घाटी। तो गोल्लापल्ली दरभा, दरभा आपका कहाँ तहसील है? बस्तर जिला का तहसील है, यहाँ पर है। देखो ये वाला, ये जो पोर्शन है यहाँ पर लिखा हूँ, बस्तर का पठार रब कर देता हूँ। तो ये आपका बनाओ, बाद में मैप में हम लोग जब खनिज पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पास है आपका दरभा घाटी। तो दरभा में हमको गोल्लापल्ली में हमको क्या मिला है? अभ्रक मिल रहा है, माइका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका माइका। दूसरा हम आपका देखेंगे खनिज में, हम आपका दूसरा आपका कौन सा खनिज हमको यहाँ पर दिखाई देगा? धारवाड़ क्रम की चट्टान है, चट्टानों से ही खनिज को पकड़ना है। तो धारवाड़ से हमको क्या मिलता है? आपका लौह अयस्क है आपका। तो धारवाड़ से लौह अयस्क को देखेंगे हम आपका। तो लौह अयस्क,
तो बताओ भाई लौह अयस्क पाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में? डेफिनेटली पाया जाता है। जहाँ जहाँ धारवाड़ है वहाँ वहाँ लौह अयस्क मिलेगा। तो हम आपका हर एक जिलों को ले लेते हैं आपका। तो बताइए सबसे पहले अगर हम आपका देखें कांकेर, तो कांकेर में कुछ क्षेत्रों में हमको खनिज पाए जाते हैं लौह अयस्क के। कहाँ कहाँ पाया जाता है कांकेर में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है हाहा लद्दी। देखिए नाम से डरना नहीं है, वहाँ के लोकल नाम है, इस वजह से आपका है। जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो आपका वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या खतरनाक नाम है। तो हाहा लद्दी, फिर है आपका मेटा बोदली, हाहा लद्दी, मेटा बोदली, फिर आपका क्या है आपका चार गांव, और फिर है आपका आरी डोंगरी, आरी डोंगरी या आरी डोंगर बोलते हैं ना, आरी डोंगरी। तो चार आपके स्थानों पर हमको क्या मिलेगा कांकेर में? हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान प्राप्त होता है। क्लियर? कांकेर के नीचे आपको ध्यान में रखना है, कांकेर के नीचे क्या मिलेगा आपका? नारायणपुर। और नारायणपुर में हम आपका देखेंगे कहाँ कहाँ लौह आपके एस मिलते हैं, मतलब आपके कौन सा खनिज लौह अयस्क? तो यहाँ पर है आपका रावा घाट। क्या है? रावा घाट। क्या है? रावा घाट। और एक जगह है छोटे डोंगर, छोटे डोंगर जगह का नाम है छोटे डोंगर। तो रावा घाट और क्या है? छोटे डोंगर। देखो रावा घाट कई जगह कांकेर लिख लिया, लेकिन वो नारायणपुर पे है ना, जो आपकी स्पेसिफिक बुक है उसमें रावा घाट आपको कहाँ दिया है? आपका नारायणपुर। तो चलो भाई देखो मैं इसको थोड़ा सा रब करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर आपका क्या है? नारायणपुर है, इस क्षेत्र में आपका ये नारायणपुर। देखो ये नारायणपुर का आपका जो रावा घाट वाला है ना, रावा घाट इसको बोलते हैं। यहाँ पर है आपका ये छोटे डोंगर है, ये छोटे डोंगर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर है आरी डोंगर, और यहाँ पर है आपका गोंडागांव में बड़े डोंगर। तो तीन डोंगर है, एक आरी डोंगर, छोटे डोंगर और आपका बड़ा डोंगर। तो तीनों डोंगर को याद रखना है। आरी डोंगर कहाँ पाया जाएगा? कांकेर में। छोटे डोंगर कहाँ पाया जाएगा? आपका नारायणपुर में। और बड़े डोंगर कहाँ पाया जाएगा? आपका कोंडागांव पे। तो तीनों अलग अलग डोंगर, मतलब छोटा जो पहाड़ी होता है उसको डोंगर बोलते हैं। आपका जो लोकल लैंग्वेज में पहाड़ी को ही हम आपका क्या बोलते हैं? डोंगरी बोलते हैं या डोंगर बोल देते हैं। क्लियर है ना? तो नारायणपुर तो कांकेर में हमको जगह मिलेगा, नारायणपुर में जगह मिलेगा आपका। फिर हम आपका देखेंगे आपका दंतेवाड़ा। तो फिर दंतेवाड़ा में आ जाते हैं सीधा, और दंतेवाड़ा में हम आपका यहाँ पर हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान में लौह अयस्क हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख है आपका बैला डीला। क्या है आपका? बैला डीला। ये भाई बैला डीला, तो ये आपका यहाँ पर है बैला डीला। ये देखो ये वाला पोर्शन। क्लियर है? तो बैला डीला बहुत जगह मिलेगा। बैला डीला लिखना चाहे वो लिख लेंगे, बचेली है, किरंदुल है। तो यहाँ सब जगह हमको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलेगा, और लौह अयस्क यहीं से आपका उत्पादन। अब बैला डीला से क्या प्रश्न पूछेगा? तो बैला डीला से प्रश्न पूछा जाता है कि बैला डीला में जो आपके लौह अयस्क जो निक्षेप मिले हैं, जो भंडारण मिला, वो कितने जगह, मतलब कितने पहाड़ हैं? तो टोटल निक्षेप की संख्या कितनी है? 14। तो बैला डीला में जो आपका निक्षेप की संख्या कितनी है? आपका 14। दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे ना, सबको नोट करना है। सबसे ज्यादा यदि हम आपका देखेंगे भंडारण पूरे हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे, लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कहाँ है? तो वो दंतेवाड़ा में ही। और दंतेवाड़ा में कहाँ है? बैला डीला। तो यहाँ पर आप लोग, मैं रब कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से आप लोग। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो लौह अयस्क है हमारा, टोटल हमारा लौह अयस्क आपका भंडारण क्या है? 4031 मिलियन टन। कितना है आपका? 4031 मिलियन टन हमको पूरा छत्तीसगढ़ भंडारण है आपका, जिसमें से आपका 1049 मिलियन टन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हमारा आपका है? बैला डीला में है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का यदि भंडारण है तो बैला डीला में ही हमको आपका दिखाई देता है। सबसे ज्यादा आपका लोहा यहीं पर है आपका बैला डीला। तो 1349 इसको याद रखना है। डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 1300 तो याद रखना है। मे भी शायद एग्जैक्ट मैं कहूँ तो शायद 1343 मिलियन टन। आप लोग एक बार डेटा चेक कर लेंगे। क्लियर है? इतना एग्जैक्ट मेरे ख्याल से। तो 4031 मिलियन टन टोटल छत्तीसगढ़ में है, जिसमें से 1343 आपका कहाँ है? बैला डीला। तो ये भी प्रश्न बढ़िया बन सकता है कि सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है? तो बैला डीला में है। ठीक है? सर्वाधिक यदि उत्पादन भी होता है तो बैला डीला में हो रहा है। और आपका कितने निक्षेप है, कितने भंडारण क्षेत्र है, तो वो भी कितना? 14। ये भी प्रश्न बनता है, क्योंकि ये प्रश्न इस बार बनता है क्योंकि जो 14वें नंबर का क्रमांक था मेरे ख्याल से, वहां पर क्या हुआ था? इस बार उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया था, वहाँ जो कंपनी है, और वहाँ की स्थानीय जनजातियों ने वहाँ पर क्या किया था? विरोध कर दिया था, और इसलिए वहाँ पर क्या हुआ? उसको आपका बंद करना पड़ा था। क्लियर है ना? इसके लिए ध्यान रखना, करंट से भी अपडेट है। तो आपको धारवाड़ में लौह अयस्क मिलेगा। इन 3 जिलों को नाम याद रखना। बाकी जगह भी धारवाड़ है, लेकिन वहां से आपको वो सब नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है, इन सब का आपका उत्पादन करने के लिए क्या होगा? उद्योग आएगा। मैंने बताया था जहां खनिज होगा वहां क्या लगेगा? उद्योग लगेगा ही। और कौन सा उद्योग यहां पर काम करता है? तो उस उद्योग का नाम है आपका लौह अयस्क के लिए लिख लेंगे अलग से NMDC।
एनएमडीसी क्या है आपका? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये प्रश्न भी पूछा गया था, एनएमडीसी किस आपके खनिज का उत्पादन करता है? तो किस खनिज का उत्पादन करेगा? लौह अयस्क का उत्पादन करता है। एनएमडीसी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है हैदराबाद में, और उसका उप मुख्यालय छत्तीसगढ़ में खोला जा रहा है, और वो जगह है नगरनार, बस्तर जिला के नगरनार पे, दंतेवाड़ा पे नहीं है ना, ध्यान रखना। बस्तर जिला के नगरनार आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका एनएमडीसी का आपका हेडक्वार्टर मतलब जो उप मुख्यालय है वो आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर खोला जाएगा, बस्तर जिला नगरनार। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये देखो, ये आपका पहला जिला है किरंदुल है, बचेली, और यहाँ पर है नगरनार। नगरनार कहाँ पड़ेगा आपका? ये बस्तर जिला में आ जाएगा, इतना बस्तर जिला है, और ये आपका इतना क्या है आपका? दंतेवाड़ा जिला है। क्लियर है ना? तो नगरनार पे क्या लगा हुआ है आपका? यहाँ पर आपका उप मुख्यालय एनएमडीसी। ध्यान रखना, ये भी करंट के क्वेश्चन है, तो बन जाएंगे आपको। तो आर्कियन से ये मिल रहा है, धारवाड़ से हमको यहाँ पर ये मिलेगा। अब देखते हैं तीसरा खनिज, मैं इसको आपका यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा चट्टान क्या था भाई, बताओ? तीसरा हमारा चट्टान था कडप्पा, और बताओ कडप्पा से क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर मिल रहा है, और चूना पत्थर किस लिए प्रयोग होता है? बेसिकली हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं आपका चूना पत्थर उद्योग में, सीमेंट उद्योग के लिए काम आता है चूना पत्थर, और इसलिए आपका बस्तर में एक उद्योग है श्री बजरंग। श्री बजरंग आपका क्या है? सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन मेरे ख्याल से वर्तमान में आपका बंद है श्री बजरंग सीमेंट उद्योग या सीमेंट प्लांट, तो इसको आपका वर्तमान मेरे ख्याल से बंद है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे आपका, पहले लेकिन श्री बजरंग आपका सीमेंट उद्योग था, और उसका कारण था यहाँ पर क्या है आपका? चूना पत्थर प्राप्त हो रहा है, वो भी बस्तर में था, यहाँ पर आपका कोंडागांव और बस्तर के बीच में। तो कडप्पा भी मिलेगा, और कडप्पा से हमको यहाँ पर चूना पत्थर भी क्या है प्राप्त हो रहा है, मतलब खनिज में देखना है। चौथा हमने क्या देखा था? लावा या फिर दक्कन को देखा था, चट्टान, और इससे हमको क्या मिलता है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट हमको देखेंगे तो हमको आपका छत्तीसगढ़ में भी हमको आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, और बॉक्साइट हम बस्तर के पठार में बॉक्साइट है, और बॉक्साइट जगह का नाम क्या है? बुधियार माही। बुधियार माही ऐसा नाम, कुदुर माही बुधियार माही ना, तो बुधियार माही और कुदुर माही। तो बुधियार माही को याद रखना, वो कहाँ है आपका? ये कोंडागांव में। कहाँ है आपका? कोंडागांव। तो कोंडागांव, ठीक। और आप लोग इसको ध्यान रख लेंगे, कडप्पा, जहाँ जहाँ कडप्पा का चट्टान बताएं वहाँ वहाँ सब जगह चूना पत्थर मिलेगा। तो चूना पत्थर भी मिलता है बस्तर में, ध्यान रखना है ना। और आपका लावा बॉक्साइट से वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइट भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा बॉक्साइट आपका? बॉक्साइट मिलेगा आपका कहाँ? बस्तर पे मिलेगा। कहाँ? आपका बुधियार माही, कुदुर माही, बुधियार माही। और यहाँ पर यदि चूना पत्थर स्पेसिफिक अभी मिल रहा है तो लिख सकते हैं इसको भी। आसना तारापुर, एक आसना है और एक जगह का नाम है तारापुर। ये कहाँ है? दोनों आपका बस्तर जिला पे। एक सॉरी, आसना है आपका कोंडागांव में, तारापुर आपका बस्तर पे, आसपास लगा हुआ है एकदम। क्लियर है ना? तो आसना तारापुर, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको इतना 4 प्रकार के चट्टानों, 4 खनिज हो गया। इसके अलावा और कुछ खनिज पाया जाता है क्या? हाँ, और अच्छा सॉरी, धारवाड़ से एक और खनिज है ना, इसको लिख लेंगे। खनिज नंबर ए ले लेते हैं इसको। धारवाड़ से एक और खनिज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, चलिए देखेंगे ध्यान से। आपका अगला खनिज क्या है? धारवाड़ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। धारवाड़ से एक और खनिज बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया भी था। इस खनिज का नाम है आपका टीन। कौन सा खनिज है? टीन। तो टीन खनिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, आपका सामरिक दृष्टि से बहुत सारे इसमें क्या बनाए जाते हैं, आपके जो मेटल्स जो बनाए जाते हैं, जो आपके जो रॉकेट्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, उनके जो कवर होता है उनको बनाने काम आता है। तो टीन, तो टीन खनिज आपका किससे मिलता है? ये भी धारवाड़ से मिलेगा, इसको बी में ले लेना, धारवाड़ में आपका तो टीन मिलता है। और टीन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आपका क्या है? आपका ये सर्वाधिक भंडारण आपका हम आपका देंगे छत्तीसगढ़ में। तो किस खनिज का है? आपका टीन का ही। किसकी दृष्टि से? प्रतिशत की दृष्टि से। और पूरे भारत का 35% खनिज अगर हम आपका देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ पे है, और वो क्या है? आपका टीन। इसलिए सर्वाधिक भंडारण भी हमारा क्या है? टीन है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? अब आपका देखेंगे टीन मिलता कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीन हमको 2 जगह मिलता है, एक तो मिलेगा दंतेवाड़ा मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा? सुकमा में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा, सुकमा। दंतेवाड़ा में हमको कहाँ मिलेगा? तो पोड़ापुर या पोड़ा पार भी बोलते हैं, पोड़ा पार। इसके साथ आपको क्या मिलेगा? कटे कल्याण। कटे कल्याण वहाँ का तहसील का नाम है, तो कटे कल्याण में भी हमको क्या मिलेगा? आपका टीन मिलेगा। तो पोड़ा पार, कटे कल्याण, बचेली, ये सब जगह हमको क्या मिलेगा? आपका टीन मिलेगा।
और इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा आपका भंडारण कहाँ है आपका देखा जाए छत्तीसगढ़ में टीन का, तो दंतेवाड़ा में। तो भंडारण सर्वाधिक यदि टीन यदि हम आपका देखें जिला वाइज देखें तो सर्वाधिक आपका क्या है दंतेवाड़ा, और सर्वाधिक आपका पोड़ापाड़ या पोड़ापुर ऐसा कुछ नाम दिया रहेगा उसको लगा कर आना है आपको, तो वो है क्या आपका दंतेवाड़ा में है। क्लियर। अब देखेंगे सुकमा में हमको कहाँ कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज में मैं पढ़ाऊंगा ना, लेकिन अभी आपको समझना है आपको। ये सुकमा ये जिला है आपका, और ये सुकमा जिला में हम आपका देखेंगे यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कुछ खनिज मिलेगा। तो सुकमा में हमको यहाँ पर कहाँ कहाँ टीन मिलता है, तो मिलेगा गोविंदपाल, नाम सुन ले रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंदपाल, ठीक है ना। दूसरा मुंडपाल, गोविंदपाल मुंडपाल, आपका चितलनार, चितलनार, तो गोविंदपाल मुंडपाल चितलनार, ठीक है ना। एक दो जगह और ऐसी नाम है आपका, उसको आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो तीन चीजों का नाम जाकर गोविंदपाल मुंडपाल चितलनार। दंतेवाड़ा में पोड़ापार आपका क्या है कटे कल्याण बचेली। तो इन सब जगह हमको क्या मिलता है टीन। और ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक टीन छत्तीसगढ़ में किस जिले में पाया जाता है, सर्वाधिक आपका भंडारण या उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो दंतेवाड़ा को ही लगाना है। दंतेवाड़ा लोहा के लिए भी सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है दंतेवाड़ा में, और टीन भी सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वो हमारा क्या है दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरा जिला है जो सर्वाधिक क्या प्रदान करता है, राजस्व प्रदान करता है। मतलब जो खनिज हम बेचते हैं तो उससे हमको रॉयल्टी मिलती है, तो दूसरा सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला जिला भी हमारा कौन सा आपका दंतेवाड़ा, ध्यान रखना है। क्लियर। सर्वाधिक लौह निक्षेप भी है, सर्वाधिक टीन निक्षेप भी है, और दोनों का उत्पादन भी दंतेवाड़ा जिला है, उसको ध्यान पे भी रखेंगे। तो आपका बन जाएगा टीन। यहाँ पर टीन के बाद हम आपका देखते हैं आपका कौन सा खनिज और हमको मिलता है अलग से एक्स्ट्रा पे ना। तो 5वें नंबर पे हम कुछ खनिजों को देख लेते हैं, और क्या क्या खनिज मिलेंगे पूरा दंडकारण्य बस्तर को समझना है ना अच्छे से, अभी आपको क्लियर हो जाएगा और भी चीजें। अब क्या मिलेगा खनिज में हमको यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर एक और सबसे प्रमुख खनिज मिलता है हीरा। क्या मिलेगा, हीरा, डायमंड मिलेगा यहाँ पर। और हीरा में हम आपका देखें कहाँ मिल रहा है हीरा, तो हीरा मिलता है तोकापाल, और तोकापाल आपका कहाँ है, आपका ये है आपका बस्तर पे है, बस्तर जिला, तोकापाल तहसील बस्तर जिला। तो बस्तर में हमको क्या मिलता है, हीरा भी मिलता है आपका। और क्या क्या मिलता है भाई, अगला खनिज हम आपका देखेंगे, हीरा के साथ हमको और क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलता है कोरंडम, कोरंडम जिससे हम आपका मानिक बनाते हैं आपका। क्लियर है, जो मानिक लाल मानिक और आपका नीला मानिक जो देखते हैं आपका कोरंडम। तो कोरंडम हमको कहाँ मिलेगा आपका, ये भी हमको दंडकारण्य के पठार में ही कोरंडम मिलेगा। और कहाँ कहाँ मिलता है कोरंडम, तो कोरंडम दो जगह मिलेगा, एक तो बीजापुर में मिलेगा और दूसरा हमको क्या मिलेगा, सुकमा जिला मिलता है। तो सुकमा जिला और आपका बीजापुर में दोनों जगह हमको क्या मिलेगा, आपका कोरंडम मिलेगा। आ रहे समझ, देखो कितना खनिज है बस्तर, इसलिए बस्तर इंपॉर्टेंट है हमारे एक तो खनिजों की दृष्टि से, एक तो खनिज के भंडारण से एकदम परिपूर्ण है हमारा ये, क्योंकि पठार और पठार से ही हम खनिज निकालते हैं, कल ही बताया था। दूसरा देखो वन के संसाधन से कितना परिपूर्ण है, पूरा का पूरा वन है, जनजातियों के संसाधन से परिपूर्ण है, मतलब यहाँ वनोत्पाद भी हमको प्राप्त हो सकता है, खनिज प्राप्त है, और आपका प्राकृतिक दृष्टि से तो है ही आपका। तो आपको समझना है ना बस्तर को बढ़िया से हम पढ़ेंगे एकदम, यहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। तो क्लियर है क्या क्या आपको खनिज है, अभ्रक मिलेगा गोल्लापल्ली से, फिर आपका लौह अयस्क मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, हीरा मिलेगा, और क्या मिलेगा, कोरंडम। इसके अलावा और भी आपके छोटे मोटे खनिज मिलते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं देख रहे। जब मैं पूरा खनिज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक बार और पूरा क्लियर करूंगा। क्लियर है, बन जाएगा यहाँ तक आप लोग को मैप में पूरा बनाना है ना सब चीजों को, कहाँ कहाँ मिलता है, एक और मैप बना लेंगे। क्लियर है, तो चलिए समझ आ रहा है आप लोग को। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आपको इंडस्ट्री भी देख ली हम लोग आपका, तो क्या क्या इंडस्ट्री लगा भाई बताइए यहाँ पर। तो आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए एनएमडीसी है, उसका उप मुख्यालय कहाँ बन रहा है, नगरनार में बन रहा है। दूसरा हम आपका देखेंगे जो टीन का उत्पादन है उसका आपका कौन कर रहा है छत्तीसगढ़ में, अगर हम आपका देखें तो और कौन कौन सा उद्योग काम कर रहा है। तो इसी से थोड़ा सा उद्योग पढ़ लेते हैं ना हम लोग। तो उद्योग हम पढ़ेंगे आपका, तो पहला उद्योग हमको यहाँ पर सबसे प्रमुख उद्योग है बस्तर में एनएमडीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनएमडीसी को देखेंगे। क्लियर। दूसरा हमारा कोई और उद्योग काम कर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और काम करता है सीएमडीसी। सीएमडीसी जैसे एनएम है तो आपका सी से छत्तीसगढ़, एन से नेशनल तो सी से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और एक का काम करता है तो छत्तीसगढ़ में आपका ये टीन के उत्पादन, जो टीन है आपका उस टीन का उत्पादन का काम कौन करता है, सीएमडीसी। और लोहा का उत्पादन का काम कौन करता है, आपका एनएमडीसी। इसको आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। तो सीएमडीसी और कौन सा उद्योग मिलेगा,
मुख्य रूप से यही उद्योग है ना, एनएमडीसी और सीएमडीसी। इसके अलावा कुछ आपके उद्योग हमारे जो लगा थे बस्तरनार पे, उसको ध्यान पे रखना, बस्तरनार और नगरनार पे आपका क्या लगा, स्टील प्लांट। लेकिन वो स्टील प्लांट जो टाटा लगा रहा था वो क्या हो गया भाई, वापस ले लिया, मतलब वहाँ जमीन अधिग्रहण किया था लेकिन यहाँ पर उत्पादन नहीं कर पाया था और इसलिए वो कहाँ चले गए आपका वापस। लेकिन आपका बस्तरनार पे जो पर रहा था ना, लेकिन अब एक स्टील प्लांट हमको दिखाई दे रहा है नगरनार पे, और इस नगरनार पे स्टील प्लांट कौन बनाने वाला है, वो बनाने वाला है एनएमडीसी। नहीं, क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्टील प्लांट बनाएंगे। जैसे भिलाई स्टील प्लांट बना है वैसी बस्तर पे अब क्या बनेगा आपका नगरनार स्टील प्लांट, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो जो मेजर उद्योग है इनको देख रहे हैं, क्लियर है, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम आपका देखेंगे उद्योग के बाद हम क्या पढ़ सकते हैं, आपका परिवहन। तो परिवहन देखेंगे क्या यहाँ पर कुछ प्रमुख सड़क है या फिर रेल है क्या। देखो बस्तर हमको इतना कुछ देता है, इतना हमको आपका आय प्रदान करके देता है, फिर भी हम बस्तर पे आज तक देखो ना कोई ढंग की सड़क है, ना कोई रेलवे लाइन है, ना अभी तक हम आपका देखें ना कोई हवाई सुविधा है, मतलब हवाई यात्रा भी नहीं। अभी उद्घाटन भी हुआ था मेरे ख्याल से पिछले 2018 में, नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने भिलाई से उद्घाटन किया था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी वो आपका शुरुआत नहीं हुआ है, तो उसको भी समझना है। मतलब हमारे यहाँ देखो तो परिवहन की सुविधा से पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्या है आपका, ये क्षेत्र है। लेकिन कहाँ कहाँ हमको देखेंगे परिवहन, जहां जहां उद्योग लगे, जहां जहां हमको क्या मिलेगा आपका खनिज है वहीं बस, क्योंकि हम खनिज को उत्पादन करना है। तो मैं इसको रब करके दिखा रहा हूं, देखिए आप लोग। तो हमको यहाँ पर देखेंगे आपका कहाँ कहाँ पर आपका परिवहन है। परिवहन में अलग से भी पढ़ाऊंगा ना आप लोग को, लेकिन आप समझे अभी बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, अलग से पूरा एक टॉपिक परिवहन भी पढ़ाऊंगा। तो देखेंगे आप लोग परिवहन को। तो भाई यहाँ पर क्या है, ऊपर में हम आपके जाएंगे बालोद जिला, तो बालोद जिला में है दल्ली राजहरा, और दल्ली राजहरा में क्या मिलता है आपका लोहा मिलता है। और लोहा से हम कहाँ ले जाते हैं, लोहा को आपका भिलाई स्टील प्लांट, मतलब भिलाई से लेकर आपका दिल्ली तक एक रेलवे लाइन है। और उसके बाद हम देखें पूरा छत्तीसगढ़ में कोई रेलवे नहीं, और मतलब जो छत्तीसगढ़ का साउथ सेंट्रल ईस्ट SECR है ना, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर आपका कोई भी आपका उसका क्या नहीं है, आपका रेलवे लाइन नहीं है। मतलब वो वाला ऊपर जो बिलासपुर जो हेडक्वार्टर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम आपका देखें दूसरा रेलवे हमको कहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमको दंतेवाड़ा में बैलाडीला, और बैलाडीला में किरंदुल, और किरंदुल से आपके जाएंगे जगदलपुर। किरंदुल है आपका यहाँ पर, यह है किरंदुल, और किरंदुल से आपके जगदलपुर, और जगदलपुर से हम सीधा कहाँ जाएंगे आपका विशाखापट्टनम आपको पता है वो कहाँ है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पर हमको क्या मिलेगा आपका बंदरगाह, मतलब हम इसको आपका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ जितना भी आपका लोहा आपका क्या होता है, उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ के लोहा को हम कहाँ करते हैं, निर्यात करते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से निर्यात। और निर्यात करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, देखो भाई ये आपका भारत का मैप है, ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लेकर ये आपका विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से आपका चीन को भेजेंगे हम लोग, साउथ कोरिया को भेजते हैं, जापान को भेजते हैं, इधर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी देते हैं, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों क्षेत्रों में हम आपका क्या करते हैं, आपका निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का। देखो ये आपका लोहे को बहुत सस्ते दर पर हम आपका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और इस जापान को हमने आपका 100 साल का हमने क्या किया है समझौता, 1969 में भी समथिंग 1969 में हमने आपको वहाँ पर समझौता किया है। और इसलिए जापान से जब हमने समझौता किया तो जापान की कंपनी ने ही खुद यहाँ पर भारत में आकर क्या किया है, उन्होंने उद्योग स्थापित, मतलब उन्होंने अपने मशीन यहाँ पर बताया कि आपको इस तरह लगा सकते हैं करके। तो हमने आपका समझौता करके यहाँ पर क्या किया, आपका निर्यात कर रहे हैं, इसको समझना है। तो इन क्षेत्र पर हम आपका निर्यात कर रहे हैं। दूसरा आपको ध्यान रखें, मतलब हमको यहीं पर केवल क्या है, एक आपका रेलवे लाइन, एकमात्र रेलवे लाइन बस इतना है, बाकी सब आपका खाली है। सुकमा में कोई रेलवे लाइन नहीं, बीजापुर में कोई रेलवे लाइन नहीं, नारायणपुर में कोई रेलवे लाइन नहीं, कोंडागांव में रेलवे लाइन नहीं, कांकेर में रेलवे लाइन नहीं है, बस दंतेवाड़ा और बस्तर में, वो भी एक ही पर्पस के लिए है क्योंकि वहाँ से खनिज जा रहा है, आम जनता के लिए कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, मतलब सबसे बड़ी हमारी एक कमी में देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। हालांकि अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। प्रश्न ये बनेगा आपको घुमाने के लिए कि जो आपका किरंदुल से जो विशाखापट्टनम तक का जो रेल चलता है वो किस रेलवे लाइन के तहत आता है, मतलब किस जोन के अंतर्गत आता है। और हम छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा हम SECR को पढ़ लेते हैं, जो बिलासपुर वाला रेलवे है उसी को हम इतना पढ़ लेते हैं कि गलती से हम उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो किरंदुल आपका जगदलपुर में जो रेलवे लाइन चलता है वो कौन सा जोन में आ जाता है, तो कोस्टल रेलवे, मतलब तटीय आपका रेल जोन है, जिसका मुख्यालय
है भुवनेश्वर उड़ीसा, उस तटीय रेलवे के तहत हमारा क्या आता है यहाँ पर जो आपका क्या चल रहा है आपका रेलवे। तो हमको याद रखना है कोस्टल रेलवे के तहत हमारे छत्तीसगढ़ जो बस्तर संभाग है वहां पर क्या चलेगा आपका यहाँ पर आपका रेलवे का परिवहन है। तो इसको ध्यान रखना है। SCCR नहीं है ना, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई लोग गलती करेंगे। तो परिवहन में पहला है रेल, और रेल में कौन सा है कोस्टल रेलवे, और कहां से किरंदुल से लेकर जगदलपुर से लेकर विशाखापट्टनम वालों पूरा लिखेंगे। यहाँ पर आपका एक रेल चलते है, इसको ध्यान रखेंगे। तो परिवहन को देखेंगे, क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा हमको क्या देखना है, अब सड़क भी देखना है भाई। पहला तो रेल हो गया, दूसरा सड़क है। तो सड़क के माध्यम से क्या है, क्या तो बताया था यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर इंद्रावती नदी मैदान है और इसलिए यहाँ पर एक सड़क है और सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 63 आपका। तो यहाँ पर हम आपका देखेंगे नेशनल हाईवे 63, क्लियर, जो आपका यहाँ पर जगदलपुर है और यहाँ पर आपका भोपालपट्टनम इसको जोड़ेगा आपका। दूसरा कोई सड़क है क्या, यहाँ पर गीदम है दंतेवाड़ा का और नीचे दंतेवाड़ा, मात्र आपका 12 किलोमीटर की दूरी पर, 12 किलोमीटर सबसे छोटा सड़क है छत्तीसगढ़ का, इसका नाम है 163A। और ये आपका गीदम से किसको जोड़ता है, आपका ये दंतेवाड़ा को जोड़ रहा है आपका। तो गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक सड़क है 12 किलोमीटर का सबसे छोटा, तो 163A। दूसरा सड़क हमको यहाँ पर दिखाई देगा मैदानी भाग। अब तीसरा सड़क क्या है, इस दुर्गम क्षेत्र में हम आपको एक सड़क बनाएंगे और ऊपर से आपका आ रहा है रायपुर जिला से होकर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से आपका कांकेर, कांकेर से फिर कोंडागांव होते हुए आपके जगदलपुर का आपके क्षेत्र है आपका जगदलपुर, और जगदलपुर होते हुए आपका जो कोंटा तहसील है हमारा जो सुकमा का, यहाँ एक सड़क जुड़ा और इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे आपका 30। ये सबसे खराब सड़क है और ना ध्यान रखना, मतलब बहुत आपका प्रॉब्लम होते है सड़क को। आपका आए दिन आप जब जाएंगे तो आपका वर्क होते रहता है उसका। भी आप लोग बस्तर गए होंगे तो देखे होंगे, और बस्तर वाले तो और अच्छे जान रहे होंगे, क्लियर। तो नेशनल हाईवे क्या है आपका 30। तो आपका मुख्य रूप से हमको दो नेशनल हाईवे यहाँ पर दिख रहा है, नेशनल हाईवे 63 और नेशनल हाईवे 30।